चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आपको बता दिया गया है। जितना भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा सारे प्रश्नों को बता दिया गया है। यदि आप उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 5 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम समझेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा दिया जाएगा उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। पहला नंबर प्रश्न आपका एक पहला नंबर प्रश्न है। देखिए आपका पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो पहला नंबर आपका प्रश्न है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। 2022 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया है ना। किसी न किसी साल हर एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो पूछा गया देवनागरी लिपि में कौन सी देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो उन सभी भाषाओं के नाम आपको लिखना है। लिखिएगा, देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली लिखा जाता है, मराठी लिखा जाता है, संस्कृत लिखा जाता है, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। इन सभी भाषाएं जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए दूसरा नंबर आपका प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या है। तो दूसरा आपका प्रश्न है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई। देवनागरी लिपि में जो है स्थिरता कैसे आ गई। तो देवनागरी लिपि में स्थिरता कैसे आई है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका होगा करीब 2 सदी पहले। करीब कितना, तो करीब 2 सदी पहले, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इनमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 2 सदी पहले क्या हुआ था। 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने। कहने का मतलब यह है कि 2 सदी पहले क्या हुआ था, तो देवनागरी लिपि के टाइप होने लगे थे, है ना। देवनागरी लिपि के टाइप वगैरह होने लगे थे, जिसका कारण देवनागरी लिपि में क्या हुआ, तो स्थिरता आ गई थी। देवनागरी लिपि में स्थिरता आ गई थी। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। प्रश्न नंबर आपका तीसरा क्या है। तो प्रश्न नंबर आपका तीसरा है तीसरा प्रश्न आपका है गुर्जर प्रतिहार कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार कौन था। तो विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। तो याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार जो था वो बाहर से भारत आया था, है ना। ये बात आपको याद रखना है। बात आप क्या याद रखोगे कि जो गुर्जर प्रतिहार जो था वो बाहर से आए थे, है ना। कुछ विद्वान का ऐसा मानना है कि गुर्जर प्रतिहार जो था वो बाहर से जो है वो भारत आया था। ठीक है, ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। 8वीं सदी में इन्होंने अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। बाद में जो क्या था, तो बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। महिर भोज महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए, है ना। ये सभी शासक हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका चौथा। प्रश्न नंबर आपका 4 क्या है। तो प्रश्न नंबर आपका 4 है लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है। कहने का मतलब यह है हमारा बिहार के बारे में बताया जा रहा है, हमारा बिहार पटना के बारे में बताया जा रहा है कि लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है। तो याद रखिएगा, पदादिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था, तो पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था। ठीक है, यह असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव पर आधारित था। देवनगर की लिपि होने से भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, है ना। देवनागरी नाम दिया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 5वां। हाँ, पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र कैसे रखाया गया,
पटना कैसे रखाया गया, ये सभी आपको हिस्ट्री में बेहतरीन रूप से आपको विस्तृत रूप से आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और सबको समझना पड़ता है कि किस शासक ने गुप्त काल के कौन से शासक ने लाया था, है ना, बिंदुसार लाया था, है ना। तो इन सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये सभी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जो है किसने लाया नहीं लाया, बल्कि आपके बुक से जितना प्रश्न वही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 5वां है। प्रश्न नंबर आपका 5वां क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका 5वां है, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। लेखक इस संबंध में जो है क्या बताता है, तो याद रखिएगा, नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है। काशी क्या है, तो काशी नगरी, बाकी सभी क्या तो नगर है, बाकी सभी नगर है, लेकिन काशी क्या तो काशी जो है वह देवनागरी है। इसकी काशी इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। चलिए प्रश्न नंबर आपका 6। प्रश्न नंबर आपका 6वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका 6। प्रश्न नंबर आपका 6 है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि जो है कब जो है सार्वदेशिक लिपि थी, तो ईसा की 8वीं और 11वीं सदी में। ईसा के 8वीं और 11वीं सदी में ईसा के 8वीं और 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। सर्वदेशी लिपि कब थी, तो ईसा के 8वीं और 11वीं सदी में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 7वां प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका 7वां क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका 7वां है, प्यारे बच्चों, लेखक ने किन भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक ने किन भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है, तो उत्तर आपका होगा, लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। किससे किससे संबंध बताया है, तो गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मणी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर आपका 8वां क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका 8वां है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं, तो आपका आंसर इसका होगा, विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में महिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहल नागरिक लिपि के लेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 9 नंबर प्रश्न नंबर आपका 9 क्या है, प्रश्न नंबर आपका 9 है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, कहने मतलब यह है, नागरी लिपि जब जन्म लिया था तो उसके साथ किसका जन्म होता है, तो नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है, तो नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया। कहने मतलब यह है, जब नागरी लिपि का जन्म हुआ तो उसी समय अनेक भाषाओं का जन्म भी हुआ था, ठीक है। 8वीं और 9वीं सदी, वो था 8वीं और 11वीं सदी, वो था 8वीं और 11वीं सदी, यह 8वीं और 9वीं सदी। 8वीं और 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषा मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 10वां प्रश्न नंबर आपका 10वां क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका 10वां है, नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है।
ठीक है। तो दक्षिण भारत की या उत्तर सुनिएगा, दक्षिण भारत की या नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कहने का मतलब यह है दक्षिण भारत की जो लिपि थी उसी को देवनागरी लिपि कही जाती थी, ठीक है। कोंकण के शिलाहार मानखेत के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव, देवगिरी के कहाँ के यादव, तो देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखकों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 11वां, प्रश्न नंबर आपका 11वां क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका 11वां है ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है, तो आंसर इसका आप सुनिएगा, आंसर इसका होगा गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरों या छोटे ठोस टिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 12वां प्रश्न बताकर आपका चैप्टर जो ये अंत हो जाएगा, है ना। जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बता दिए। अब प्रश्न नंबर सिर्फ 12 सुन लीजिए। प्रश्न नंबर आपका 12 है नागरी लिपि की आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त होते हैं। कहने मतलब यह है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो सुनिएगा। विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के ढक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुआ है, तो कहाँ प्राप्त हुआ है, तो विंध्य पर्वत, कहाँ के, तो विंध्य पर्वत के ढक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ढक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ है कौन सी लिपि, तो कौन सी लिपि प्राप्त हुआ है, तो नागरी लिपि का आरंभिक लेख मिला है, नागरी लिपि का आरंभिक लेख मिला है। तो उम्मीद नहीं, आप पूरा विश्वास है कि आपको पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ भी आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।